इसहाक डार के बकौल इन्होंने ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया। जी वही शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में मरीम नवाज जलसों में बताया करती थी कि अवाम का दर्द शहबाज शरीफ को रातों को सोने नहीं देता। तो खान साहब को ये मैंडेट दिया गया है कि जब भी आप कहेंगे और जिस वक्त आप कहेंगे असेंबली को उस वक्त तहलील कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि हम KPK में और यहाँ पे पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे, KPK में तो यानी बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है, और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में भी 1% चांस नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी सस्ते पेट्रोल की महंगी कीमत बरकरार, कप्तान के बाउंसर से घबराहट का शिकार, हुकूमत बैकडोर मुज़ाकरात के लिए बेकरार। खबर यह है कि अशराफिया को एक बार फिर नवाजा गया है और अवाम को फिर लताड़ा गया है। सच और कड़वा सच है कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा बढ़ा दिया। इस वक्त जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। इसहाक डार के बकौल इन्होंने ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया। जी वही शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में मरीम नवाज जलसों में बताया करती थी कि अवाम का दर्द शहबाज शरीफ को रातों को सोने नहीं देता। और मरीम नवाज का तो यह भी दावा था कि आलमी मंडी में पेट्रोल अगर सस्ता हुआ तो शहबाज शरीफ $1 का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करेगा। लेकिन जब से इस 13 जमाती हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, अवाम ने यही देखा है कि रिलीफ मिला तो सिर्फ हुक्मरानों को, मुकदमात से इत्तेहादियों को रिलीफ दिया गया, वजारतों से नवाज के, और महंगाई में पिसे अवाम को मजीद रुलाया गया मुश्किल फैसलों के नाम पर। आपको याद होगा कि इसहाक डार को लंदन से बुलाकर रिलीफ दिया गया। दावा यह था कि मुआशी जादूगर ऐसा छूमंतर करेगा कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा और बीमार मईशत को भी आराम मिलेगा। मगर कड़वा सच ये है कि जब से इन तजर्बाकारों ने इक़्तिदार संभाला है, अवाम के लिए जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई मुकाओ मार्च के नारे मारने वाले इतनी महंगाई कर देंगे किसी ने सोचा तक ना। मगर बेशर्मी ढिठाई की इंतहा देखिए कि 6 महीने में मईशत को ज़मीं बोस करने के बाद भी ये अपनी नाअहली का एतराफ़ करने को तैयार नहीं। इक़्तिदार से चिमटे हैं, अवाम की अदालत में नहीं जाना चाहते। दावा रियासत बचाने का है और लच्छन सियासत बचाने के हैं। मगर अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के बयान ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। टांगें कांप रही हैं। मीडिया पर आकर तहरीक अदम एतमाद, गवर्नर राज की धमकियां देते हैं और तन्हाई में तहरीक इंसाफ से राबते की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन्हें असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जाए। असम्बलियाँ तहलील करने पर सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं, बस एक ऐलान का इंतजार है। ये ऐलान कब होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने इसकी कीमत कम क्यों नहीं की। नूर आरिफीन मेरे साथ है। आरिफीन, मरियम तो कहा करती थी कसम खा करके जी $1 भी नीचे आई कीमत तो फौरी रिलीफ शहबाज शरीफ साहब देंगे। आज हम देखते हैं कोई लगभग $50 से ज़्यादा नीचे आ चुकी कीमत जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो अब तक वो रिलीफ क्यों नहीं आ सका आवाम के लिए? आपने अपने इंट्रो में खुद ही जवाब दिया था और आप फिर मुझसे सवाल कर रहे हैं। भाई अपने आप को रिलीफ देने के लिए आए थे, रिलीफ मिल गया ना। केसेस वगैरह में इसहाक डार जो हैं वो बाहर थे, उनके नाम से बहुत सारी अदालतों ने बहुत सारी चीज़ें कही हुई थी, बहुत सारे इदारे उनकी ताड़ में थे। अब वो खुद ही आकर के पेश हो गए। वो सारे इदारे जो हैं वो उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल वगैरह का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। रिलीफ उन्होंने आवाम को नहीं देना था। रिलीफ पाकिस्तान में हुकूमतें आवाम को देने के लिए नहीं आती। रिलीफ वो अपने ठेकेदारों को, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, अपने जो ATMs होते हैं उनको देने के लिए आती हैं। और ये कोई पहली हुकूमत नहीं है, ना ही ये कोई आखिरी हुकूमत है। हर दौर में यही सितम बालाए सितम हमने देखा और आइंदा भी कुछ इसी किस्म की उम्मीद मुझे तो है, बल्कि मुझे तो यकीन है। मरियम नवाज़ जो कुछ भी कहती रहे, लेकिन अल्टीमेटली ये तीसरी मरतबा जब इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिटेन किया है, इससे ये बात साबित हो गई है कि इनकी जो प्रायोरिटी है, इनकी तरजीह आवाम तो बहरहाल हरगिज़ नहीं है। आलमी मंडी में कीमतों में फ्लक्चुएशन का बहाना बना करके आप फौरी तौर पर इजाफा नाफिजुल अमल तो कर देते हैं। रात को 12 बजने से पहले पेट्रोल पंप आवाम को लूटना शुरू कर देते हैं और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो ज़ाहिर है सबका डीलर मार्जिन ये वो सब सेट हो जाता है।
अब बावजूद इसके कि मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए था, वो रिलीफ भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ आपने डीलर्स के मुनाफे में खातिर खा इजाफा फरमा दिया है। ये पहला इजाफा नहीं है, इससे पहले डीलर्स ने बज़ोर क़ुव्वत एहतजाज के ज़रिए से अपना इजाफा, अपना डीलर मार्जिन जो है वो बढ़वाया था। तो मेरा ख्याल है ये सारी बातें नविश्ता दीवार हैं। ये ख़ुद इस एक हुकूमत के ख़िलाफ़, PDM रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एक नविश्ता दीवार है, चार्टर है, एक FIR है इनके ख़िलाफ़, इनकी बदतरीन कारकर्दगी के ख़िलाफ़। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में आवाम का दर्द जमहूरी डाकुओं को महज उस वक्त होता है जब इक़्तिदार से उनको बेदखल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वो कभी GT रोड घेरते हैं, कभी वो रावलपिंडी घेरते हैं और फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला। फिर वो पूछते हैं हम कोई ग़ुलाम हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। ये जब तक सो कॉल्ड जमहूरियत का ये ड्रामा यहाँ चलता रहेगा तब तक हम इसी किस्म की हरकतें देखते रहेंगे। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। इलेक्शन दर इलेक्शन जो अहमक समझता है कि इस सिस्टम को प्रिवेल करने दे, सिस्टम को चलने दे, इलेक्शन दर इलेक्शन का प्रोसेस आवाम को डिलीवर करेगा, वो दीवाना है, वो दीवानों की जन्नत में रहता है और मैं दीवाना बिल्कुल नहीं हूँ। एक सिद्दीक जान, आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ सब देखने वालों से, कि कहते हैं कि जी आवाम के लिए हम आए थे। एक गाड़ी जी ऑडी ई-ट्रॉन, मुझे भी गाड़ियों का ज़्यादा नहीं पता और ऐसी गाड़ियों का तो बिल्कुल भी नहीं, ये बड़ी को महंगी गाड़ियाँ होती हैं, करोड़ रुपए की। हुकूमत ने क्या किया है कि एक सर्कुलर जारी किया कि ये तकरीबन 1,95,00,000 सस्ती कर दी है। ये इंपोर्ट होनी है, लगभग 2 करोड़ सस्ती कर दी है टॉप वेरिएंट। इसी तरह से अब इतलात ये है कि 300 से 400 ऐसी गाड़ियाँ। अभी तक समझ नहीं आ रही कि किसके कहने पर। एक तरफ कह रहे हैं हमारे पास डॉलर्स नहीं है ज़रूरियात के लिए भी, यानी आप सोचिए कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए नहीं है कि हम दरामदात कर सकें। गाड़ियों के लिए इनके पास थे 300 से 400 गाड़ियाँ। कहा जा रहा है दुबई में पहले ही पार्क हैं, ये इसीलिए करवाया गया है। तो ये हुकूमत में कुछ लोग बैठे हैं जो यानी 2-2 करोड़ रुपया एक गाड़ी पर रिलीफ ले रहे हैं। तो ये आवाम के लिए आए थे। यहाँ पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ इंटरनेशनल नीचे आ गई है और यहाँ मरीम साहबा तालियां बजाकर शाबाश दे रही हैं, वेल डन इसहाक डार साहब। और मिफ्ता साहब को कहती थी कि जी मिफ्ता साहब लुक इनटू दिस। मियां असलम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सूबाई वजीर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इमरान खान साहब के उन लोगों में शामिल हैं कि जिनसे इमरान खान साहब बहुत यानी राजधारी मशवरे कर रहे हैं और बड़ी आम मुलाकातें उनसे हो रही हैं। मियां साहब ये बताइएगा कि हम महंगाई पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ ये असम्बलियाँ तहलील करने का जो मामला है, क्या फ़ैसले हो सके हैं? परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई तारीख तय हो पाई? देखें, आपने बिस्मिल्लाह उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि आपने उनका अभी ट्वीट भी देखा है, और क्योंकि जो बातें हुई हैं वो कल पार्लिमानी पार्टी का जो हमारा इजलास हो रहा है उसके अंदर बाकी चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि उनके पास खान साहब को जो मैंडेट दिया गया है, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बली के अंदर एक मेजॉरिटी है और हम तकरीबन हमारी सीटें 180 हैं, 10 हमारे एलाइज जो हैं उनकी सीटें हैं, तो 190 पे हम स्टैंड करते हैं इन असम्बली। तो खान साहब को ये मैंडेट दिया गया है कि जब भी आप कहेंगे और जिस वक्त आप कहेंगे असम्बली को उस वक्त तहलील कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। हमें एक जो जमहूरियत का एक जो प्रोसेस होता है कि अपनी टीम के साथ मशावरत करना, क्योंकि हर MPA जो है वो स्टेक होल्डर है और तमाम MPA को हम ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो या यूनानिमस डिसीजन जाए, ताकि सारे जो हैं वो इस हवाले से मामलात को देख सके। असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का भी आपको हम इंशाल्लाह संडे को बताएंगे। जो मुझे लग रहा है कि हम संडे तक हमारी मशावरत हो जाएगी। संडे से पहले हमारा ये है कि हमने अपना एक जो सब कमेटी है उसके अंदर भी चीज़ों को डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद फिर हम मीडिया पे उस चीज़ को लेकर आएंगे कि हमारी पार्टी ने, हमारे एलाइज ने, हमारे लोगों ने क्या उस पर तय किया। लेकिन ये बात तय है कि असम्बली डिसॉल्व होने जा रही है। अच्छा, मियां साहब ये बताएं कि जरदारी साहब कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी इलेक्शन जो है जी सिद्दीक जान, रमजान से पहले होगा या माह रमजान के बाद होगा? देखें सर, अगर तो असम्बलियाँ जो हैं माह रमज़ान से पहले अगर हमने करना है, माह रमज़ान 20 और 22 मार्च के दरमियान किसी एक डेट पर आ रहा है, तो फिर उस हवाले से हमें असम्बलियाँ 20 दिसंबर तक जो हैं वो डिसॉल्व करनी पड़ेंगी, ताकि हम जो हैं वो रमज़ान से पहले जो हैं वो जाके इलेक्शन अपने करवा लें।
और इससे ही मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरी ज़ाती राय लें तो मेरी ज़ाती राय ये है कि असम्बलियों को 20 दिसंबर तक डिज़ाल्व होना चाहिए और ताकि रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाए। ये तो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है जो कि मैंने आगे पार्टी के सामने भी रखी है। जो हमारी सब कमेटी बनी है उस कमेटी के अंदर भी इस बात को मैंने किया, क्योंकि रमज़ान के बाद का मतलब है कि रमज़ान का एक महीना आप कंपेन भी नहीं कर सकेंगे। मजहबी मामलात हैं, लोगों ने नमाज, तरावी, दूसरे शॉपिंग, खरीदारी वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, लोग उम्रे पे भी जाते हैं, बड़ी तादाद में मामलात भी होते हैं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो उम्रे पे गए होते हैं, तो वो भी एक सिलसिला होता है। तो अगर रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाए तो सारी चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि उनको कवर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब ये कहा जा रहा है जरदारी साहब की तरफ से कि अदम इत्मीनान लेकर आएंगे दोनों सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी। ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। पहले भी हमने हमजा साहब ने जब शौक पूरा कर लिया था वजारत आला का चंद दिन का, तब देखा था जरदारी साहब ने कुछ ना कुछ लोग आपके तोड़े थे, तो इसके लिए आपकी तैयारी है? देखिए, गुजारिश सुने, तरीके इत्मीनान का मतलब क्या है? तरीके इत्मीनान का मतलब है कि अगर अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे कहते हैं लेकर आनी है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखी जाए कि जो नंबर्स हैं 186 वो अपोजिशन ने पूरे करने हैं। तो अपोजिशन 186 नंबर किस तरह पूरी करेगी आप मुझे बता दें। गिनती हम कर लेते हैं अपनी, हमने आपको बता दी कि 180 + 10 क्यू लीग के 190, 174 नंबर जो हैं वो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के डाल के, और इसके साथ साथ मियां साहब नंबर गेम बिल्कुल सही आप जो कह रहे हैं, नंबर गेम में आप आगे हैं, तभी तो आपके पास दोनों जगह पर घूमते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में खैर बहुत फर्क है। हक का वोट हो गया 150। लेकिन ये जो बात है कि आपके लोग तहरीक इंसाफ के लोग राब्ते में हैं जी उनसे, कोई ऐसी बात है? कोई इस तरह के लोग हैं? उसामा भाई चले हम इस तरह देख लेते हैं ना, वो कहते हैं राब्ते में है, फाइन, कितने राब्ते में है? कहते हैं जी 10 राब्ते में है। चलें, वो भी अच्छी बात हो गई। उनके नंबर कितने हैं? 180। हमारे 10 की गिनती हो नहीं सकती। 10 की गिनती किस तरह होगी जब पहले ही सुप्रीम जी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक, वो नाहिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी दे चुकी वोट, आप 20 ले जाए हमारे वोट 106, बस आप समझे दिल बहलाने को साथी। ये भी सही है, कोई रास्ता नहीं। चले वोट। अच्छा मियां साहब आखिर में चूंकि ब्रेक आ रही, एक और बात है। जी चलें, बात मुकम्मल करें आप प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जरदारी साहब ने पहले भी मेला मवाशियां लगाया था, उस मेला मवाशियां के अंदर जिस जानवर लगी वो जानवर चले गए। मनी जो मैं यूज करूं, रीजन बीइंग के ठीक है, वोट देती है इस मकसद के लिए कि आप असेंबलियों में जाके अपने मामला देखें और उनको करें। वो ये नहीं देखी कि आप उनके वोट को जाके बेचना शुरू कर दें। ठीक है, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो लगाते रहे, फिर लगाएंगे, फिर एक तसल्ली कर लें, फिर शौक पूरा कर लें। जो उन्होंने शौक पूरा करना कर लें। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कब आना है, कैसे करना है, आ जाए। जिन्होंने जाना था चले गए, उन्होंने जो गए, उन्होंने अवाम ने उनका जो हाल किया है वो आप अपनी शक्लें दिखाने का, यानी कि इस और बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई ज़िमनी इलेक्शंस में, तभी पंजाब में आपकी हुकूमत बनी। सिद्दीक जान, मियां साहब हैं हमारे साथ या मियां साहब जा चुके? नहीं हमारे साथ हैं, सिद्दीक हमारे साथ हैं, शायद आप सुन नहीं पा रहे थे उनको। हमारे साथ सवाल। अच्छा मियां इस्लाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ये भी बताया जा रहा है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी राय ये है, यानी इख्लाफ नहीं है कोई असम्बलियाँ तोड़ने पे, वो बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, बयान भी दे चुके हैं। उनकी राय ये है कि 1-1.5 महीना और दिया जाए पंजाब हुकूमत को, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं उनको आप आगे बढ़ा सकें। बहुत सी चीज़ें आपने करनी हैं, जो आपने डिवीजन्स बनानी हैं, कुछ आपने जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं उनका जो बाकी काम रह गया वो आप मुकम्मल कर लें। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, मशावरत इसी को कहते हैं। मशावरत ये है कि एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है दूसरे के सामने रखता है, उसमें लॉजिक्स होती हैं या उसमें वो बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे की तरफ ले जाया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका एक नुक्ता नज़र है। शायद ज़्यादा इंप्रेसिव हो कि हम इसको अडॉप्ट कर लें, या पार्लिमानी पार्टी के अंदर कल जाती है बात तो पार्लिमानी पार्टी के लोग क्या कहते हैं,
फिर उसके बाद जितने भी फैसलों का इख्तियार है हर चीज का, फिर वो हम अपने जो लीडर हैं इमरान खान साहब उनके पास रखेंगे, ताकि वो इसको बेहतर अंदाज में देख लें कि किस वक्त जो है असम्बलियों को हमने डिसॉल्व करना है, फिर इख्तियार उनके पास होगा। अभी हमारी सीनियर लीडरशिप की मशावरत हो गई, होने के बाद सब कमेटी बन गई, सब कमेटी की अपनी रिकमेंडेशन तैयार है। अब हमने अपने एलाइज के साथ चौधरी परवेज अली साहब के साथ बैठे, उनके साथ बातचीत होगी, कल पार्लिमानी पार्टी के साथ बात करेंगे, उनके सामने सारी चीजें रखेंगे, जैसे पार्लिमानी पार्टी जो है वो उसको अप्रूव करेगी तो फिर उस तो इमरान खान का डिसीजन के साथ फाइनल होगा, जिस तरह हमने कौमी असम्बली में देखा था। अच्छा मियां साहब, आखिर में दो सवाल हैं, वक्त जरा कम है, ब्रेक आने वाली है। एक तो ये कि क्या एक ही दिन दोनों असम्बलियां तहरील होंगी, और दूसरा कोई मुज़ाकरात का अब भी चांस है? राणा सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि बैठकर बात करें तो कोई रास्ता निकल सकता है। कुछ खबरें हमें भी मिल रही हैं कि शायद मई तक तैयार हो जाए हुकूमत पीडीएम इलेक्शन करवाने पर। में बैठे आप हुकूमत करेंगे, एक तरफ हमें आईजी नहीं लगाने देते, दूसरी तरफ हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं लगाने देते, तीसरी तरफ सीसीपी लाहौर को उठा के सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को तो खुद मफलूज कर रहे हैं, और एक साइड पे कहते हैं असम्बलियों से बाइना है। ये वाहद ऑपोजिशन है जो पंजाब के अंदर है, जो ये कह रही है तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑपोजिशन तो कहती है असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन में जाओ, ये वाहद है अपोजिशन जो ये कह रही है कि आपने असम्बलियां तोड़नी नहीं है क्योंकि उनको अपना खौफ, और आप असम्बलियों में बैठे मेहरबानी करके। तो आप इससे अंदाजा लगा लें उन्हें खौफ कितना है। उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का पता है, उन्हें पता है कि मियां साहब इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, वक्त कम है, कि असम्बलियां दोनों एक वक्त पर तहलील होंगी या कोई पहले होगी, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब? सोच रहे हैं लोग वो इमरान सर, इसमें दो राय है। एक राय ये है कि एक पहले तोड़ के इलेक्शन करवा लिया जाए, फिर उसके बाद तोड़ के इलेक्शन करवा। दो राय हैं, लेकिन फाइनल हमारी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, कल हमारा पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, और हफ्ते वाले दिन हमारा केपीके की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है लाहौर के अंदर। तो उसके अंदर ये डिसाइड होगा कि हमने किस तरह से इन चीजों को लेकर चला है। और ये एक ऑप्शन चल रही है कि पहले एक कर लें फिर दूसरी कर लें, या दोनों को इकट्ठा कर लें, किस डेट पे किया जाए, रमजान से पहले किया जाए, रमजान के बाद किया जाए, ये सारी चीजें चल रही हैं। यानी चंद दिनों में ये फैसला हो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब, आपने वक्त दिया, सीनियर सूबाई वजीर। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरफी नाम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मिलकर कारकर्दगी क्या नजर आ रही है। अब पता चला। अब पता चला। कराची में बल्दियाती इलेक्शन भी कुछ अरसे में होने वाले हैं, उम्मीद तो ये की जा रही है, और इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त डेडली कम्बिनेशन बना हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का। क्या मिल रहा है इससे अहलियान कराची को और सिंध के बासियों को, नूर आरफीन से जानते हैं। जी आरफीन। भाई, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह। आप इसी खुशफहमी में रहिए, कराची वालों को भी रखिए कि कराची में उनको कभी ना कभी कुछ मिल ही जाएगा। मैं तो सिर्फ हाफिज़ नईम साहब को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंतहाई हद तक बदगुमान दिखाई देते हैं, इंतहाई हद तक बदगुमान है, हालांकि ख़ुद भी सियासतदान है, लेकिन बदगुमान इस दर्जे हैं कि मुझे इस पर लबकुशाई करनी पड़ रही है। पीपल्स पार्टी पर गर्जे बरसे हैं, पीपल्स पार्टी से कुछ शिकायत उनको नज़र आ रही हैं, कह रहे हैं पूरा कराची तबाहाल है, वजह सिर्फ पीपल्स पार्टी। कराची वालों के लिए मुलाजमतें तक नहीं, पीटीआई मुत्तहदा भी जराइम में शरीक। अब ये सब इतनी मरतबा ये सारी बातें हो चुकी हैं, इतनी मरतबा हम इस पर आरफीन नामा कर चुके हैं, इतनी मरतबा मैं बात कर चुका हूँ कि रिपीटेशन लगती है, लेकिन एक एक करके कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों का जवाब दूँ। हाफिज़ नईम का कहना था कि तमाम महकमों में करप्शन और लूटमार है, पूरे सिंध का तबाह हाल है। भाई, सिंधियों ने करप्शन और लूटमार को कभी बुरा नहीं समझा, इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट देते रहे। बात कड़वी है मगर ठीक ठाक है, बगैर वोट के तो नहीं आया। आसिफ अली जरदारी ने किसी घर में घुस करके अगर किसी की कनपटी पे बंदूक लगा करके और वोट लिया हो, किसी के पास कोई फुटेज हो, कोई वीडियो हो, कोई तस्वीर हो, तो आप मुझे बताइए, मैं चलता हूँ आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा देते हैं। हालांकि होना कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसिफ अली जरदारी और उससे पहले कल मैं बिलावल की तकरीर देख रहा था, सिर्फ पुरानी लंतरानी,
पीपल्स पार्टी ने ये किया, भुट्टो ने ये किया, बेनज़ीर ने ये किया। मामू इस वक्त आप क्या कर रहे हो ये बताओ। भुट्टो ने आइन दिया, और भाई हमने उनको वजारत उज़्मा भी तो दी थी, मज़े कौन कर रहा था। भुट्टो ने पासपोर्ट दिया, अच्छा हमने उनको, उनके बच्चों को, उनके अहल खाना को बैरून मुल्क मुंतकिल होने और फिर अलल्ले तलल्ले करने का मौका दिया। तो आपने कोई एहसान किया? अपने घर से ला करके दिया। अलल टप किस्म के बयानात, अलल टप। हाफिज़ नईम पर आते हैं, कह रहे हैं पूरे सिंध का तबाहाल है, बारिशों में पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई। यानी बारिशों की ज़रूरत थी पीपल्स पार्टी को बेनकाब होने के लिए। पीपल्स पार्टी का मिशन है लूटमार। 5 लाख दफ़ा बता चुका हूं, 5 लाख दफ़ा। पीपल्स पार्टी को आप उसके मिशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये फोकस होकर के आते हैं, आप इनको गालियां देते रहो, सुबह से शाम तक इनकी ऐसी तैसी करते रहो। दे डोंट इवन बॉदर। आसिफ अली जरदारी को दौरे सदारत में सुबह से रात तक मुगल्लिज़ात बकी जाती थी, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि उनका फोकस उन्होंने कभी भी लूज नहीं किया। पीपल्स पार्टी को पता है हम यहाँ खाने कमाने के लिए आए हैं, और पीपल्स पार्टी अकेली नहीं खा कमा रही। कराची को लीज पर दिया गया है पीपल्स पार्टी को, और ऐसा कौन कर सकता है कि आप बताने की जरूरत है, आगे बढ़ जाते हैं। हाफिज नईम साहब फरमा रहे हैं कि जितना चाहो लूटो खाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी ने शहर को अपनी खेती बना रखा है, कौन पूछेगा यहाँ। हाफिज साहब सियासतदान होकर के इतनी बदगुमानी, यहाँ इस मुल्क में जो पूछता है उसको पूछ लिया जाता है, कौन पूछेगा। अदालत में जो बैठा है उसका भी कोई मामला होगा, कहीं ना कहीं उसका भी रफड़ पड़ जाएगा। जुडिशल एक्टिविज्म की राह अब हमवार होने के लिए नहीं। अब कोई साकिब नासूर अब आपको नहीं मिलेगा, अब आपको कोई इफ्तिखार द ग्रेट चौधरी सो कॉल्ड नहीं मिलेगा। इनफ इज इनफ, बता दिया गया है, बी इन योर लिमिट्स। कोई होशियारी नहीं, अब कोई गुलजारी लाल नहीं आने का, अब सब अपनी बताई गई मुतय्यन करदा हुदूद के अंदर चलेंगे। कौन किससे क्या पूछेगा, आप मुझे बताइए। इस तरह के फैसले अदालतों से आ रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ अदालती फैसलों के ऊपर प्रोग्राम करने लगूं तो मेरा ख्याल है कि आरफीनामा मुख्तसर हो जाएगा। हाफिज नईम का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात को सिंध हुकूमत टालती रहती है। भाई उनको पता है कि उनके साथ क्या होना है। कराची उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सईद गनी कराची का बेटा, कौन उसको मानता है भाई। आप माने तो माने, लल्लो तो वही है। आप उनको कराची का बेटा समझ करके उनको ट्रीट करते रहे, वो आपकी अपनी हिमाकत है सर। उन्होंने कहा शहर में जितनी सड़कें बन रही हैं गैर मेयारी हैं, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी आपको मेयारी सड़कें देने के लिए इक़्तिदार में आई है? नो सर। पीपल्स पार्टी का मिशन अगेन दोबारा, हमने तुम्हें पासपोर्ट दिया, लाओ इधर से पैसा। हमने तुम्हें आइन दिया, लाओ इधर से माल। अभी असद उमर साहब का मैं लतीफ़ा सुन रहा था, यार हद हो गई। असद उमर जितने ही लंबे हैं उतनी छोटी सी बात कर दी उन्होंने। कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोरोना फंड खाया, सैलाब में पैसे खाए। अबे भाई पीपल्स पार्टी ने नहीं खाया, ये खबर है। पीपल्स पार्टी ने मस्जिदें बनवा दी, ये खबर है। पीपल्स पार्टी ने यतीम खाने बनवा दिए, ये खबर है। पीपल्स पार्टी ने स्कूलों में बंधे गधे खुलवा करके वो जो दूसरे गधे जिनके बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनको वहां अंदर भिजवा दिया, ये खबर है। ये देखो मुराद अली शाह को, लबों पे कितनी फातिहाना मुस्कुराहट। मुर्तज़ा वहाब लगाओ यार, याद आ गया, मुर्तज़ा वहाब और वो लगाओ। किस शान से उस पता नहीं कौन सी वो अल्लाह मारी सिंगर थी, उसको वो दिखाओ, वो मुर्तज़ा वहाब जो उसका हाथ पकड़ करके और सोच रहे थे कि काश ज़िंदगी यहीं रुक जाए। यार मुराद अली शाह को कुछ बोल दूंगा, अभी आगे बढ़ जाओ। मुराद अली शाह को छोड़ दो जान, ये टूटी सड़कें लगा दी। अब आपसे इकबाल बुलंद करे जी। ये देखिए आप मर्दों से हाथ मिलाते हुए इनको देखें, कितनी जल्दी जल्दी फारिग कर दिया। अब आप देखिएगा, ये देखें आप, ये देखें मुस्कुराहट देखें। और वो बराबर वाले साहब ने, अहमद शाह ने, वो अपने दिल पे हाथ रख लिया। अबे भाई दिल से दिल इधर मिल रहे हैं तो आपने क्यों अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है। आप ये देखिए कि ये है कराची का एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वहीं वजीर आला हाउस से निकले, धड़ करके आर्ट्स काउंसिल में घुस गए, वहां से छींक मारी, उधर से दोबारा वजीर आला हाउस चले गए। और अच्छी अच्छी खवातीन वहां पे और अच्छे अच्छे मर्द टाई सूट बूट में, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ। अहमद शाह खड़े होकर के कह रहे हैं वजीर आला सिंध ने। अहमद शाह वहां क्या करने के लिए खड़े हैं? सच बोलने के लिए। 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। अहमद शाह वहां पीपल्स पार्टी को आईना दिखाने के लिए खड़े हैं। और यार कोई खुदा का खौफ करो, आर्ट्स काउंसिल का सदर ऐसे ही बन जाता है। उसकी मिस कॉल पर सूबे का चीफ सेक्रेटरी से लेकर के वजीर आला तक होते हैं। ऐसे ही अगर आप रोज उनको मेरी तरह से लंतरानियां सुनाओगे, तबर्रा करोगे, तो वो आपको लिफ्ट कराएंगे। आर्ट्स काउंसिल का सदर भी यहाँ, भाई ये भी एक माफिया है। आर्ट्स काउंसिल भी एक लॉबी है, प्रेस क्लब की तरह।
अब मैं आर्ट्स काउंसिल पे ही प्रोग्राम करने लगा तो आगे बढ़ जाते हैं मेरा ख्याल है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाब के ऐलान के बावजूद सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की गैर कानूनी तैनाती खत्म क्यों नहीं की जाती? तो फिर इन औरतों से कौन मुलाकात करेगा? हाफिज नईम साहब, आप तो ये काम करने से रहे। फिर आप जाकर के सिंगर्स को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे दाद देंगे, फिर आप अपने ट्विटर अकाउंट से कराची का अहवाल बयान करेंगे जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी और नासिर शाह और शर्जील मेमन कर रहे हैं। दिन भर पब्लिक को ये बताते रहते हैं कि अब इलेक्ट्रिक बसें ला रहा हूं, अब बुलेट ट्रेन ला रहा हूं। चलाओगे मेरे सर पे? बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एक चीज चाहिए होती है, वो कहां है? यहां सर्कुलर रेलवे नहीं चल रही। सर्कुलर रेलवे को भी सी पैक का हिस्सा बनवा करके अब शहबाज शरीफ ने कोई जुगाड़ की है तो वहां जाकर के सी पैक का हिस्सा बनवा करके उसको, और अब भी चलेगी, इस बात की गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि फिर वजीर ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट माफिया भत्ता देगी, फिर वो उनको करोड़ों अरबों रुपए देंगे कराची वालों को लूटने के लिए। हाफिज नईम ने मुझे बहुत मायूस किया। ओह, चलिए जनाब, इसी बात पर हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी विद सिद्दीक जान में हम बात करेंगे कि मीडिया में तो हुकूमत धमकियां दे रही है लेकिन बैकडोर राब्तों की भी इमरान खान से कोशिश हो रही है, यानी इमरान खान की हुकूमत अमली बेहतरीन जा रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इनसाइड स्टोरी में सिद्दीक जान से बात करेंगे। इमरान खान साहब वाकई सियासत में एक कप्तान बनकर दिखा रहे हैं। 13 जमातें एक तरफ हैं और उनकी हुकूमत अमली बेहतरीन जा रही है। सिद्दीक जान, एक तो हमने प्रोग्राम के शुरू में यासिर इकबाल साहब को लिया था और आपकी खबर एक दफ़ा फिर दुरुस्त साबित हुई परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, जो आपने कहा था कि वो 1 महीना आगे जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम जो तरक्याती प्रोग्राम, दीगर प्रोग्राम, तो मियाँ साहब ने उसको इंडोर्स किया कि बात दुरुस्त है कि ये परवेज़ इलाही साहब की यानी एक ख्वाहिश ज़रूर है। बहरहाल फैसले जब होंगे देखा जाएगा। अब ये बताएं कि क्या हो रहा है, कि कोई राब्ते हो रहे हैं कोई बैक चैनल पर? वैसे सामने तो धमकियां दी जा रही हैं अभी इमरान खान साहब को, लेकिन साथ साथ कोई कोशिश भी है उनको मनाने की? देखें, आप जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे आज कल परसों किसी वक्त भी हुकूमत की कोई ना कोई शख्सियत खुद इसका एतराफ़ करेगी और वो ये मानेगी इस खबर के बारे में। गो कि आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे जो बयान दे रहे हैं, एक दिन भी असम्बली की मदद कम नहीं होगी, बल्कि 6 माह बढ़ा देंगे, 1 साल बढ़ा देंगे। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राब्तों का फ़ैसला हो चुका है। PDM ने आज फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राब्ता किया जाए और तहरीक इंसाफ को कायल किया जाए कि अगले चंद रोज़ वो असम्बली तोड़ने का ऐलान ना करें। और इस दौरान PDM ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि हमें कब इलेक्शन में जाना सूट करता है। एक राय ये थी कि जून में बजट देकर इलेक्शन में चले जाएं। एक राय यह है कि जून में बजट देने के बजाय जून में हम फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च में असम्बली तहलील कर देते हैं और मई में इलेक्शन करवा देते हैं ताकि नई हुकूमत आकर और वो बजट दे। तो ये मैं आपको पूरे वसूख से ये खबर दे रहा हूँ और कंफर्म अपने सोर्सेज से खबर दे रहा हूँ कि आज PDM ने ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ से बैकडोर राब्ते किए जाएंगे। किसी भी वक्त ये खबर आप देखेंगे कि आ जाएगी हुकूमत की जानिब से कि बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो जरदारी साहब का आपने हवाला दिया था, जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि हम KPK में और यहाँ पे पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे। KPK में तो यानी बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में भी 1% चांस नहीं है। यानी KPK में तो जितनी बड़ी तादाद है तहरीक इंसाफ की, वहाँ तो किसी सूरत में नहीं पहुँच सकता। यहाँ पे वो कि नंबर गेम जो है उसमें चंद वोटों का फ़र्क है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो आड़े आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद में कोई भी पार्टी का रुकन जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा तो काउंट ही नहीं होगा, तो फिर ये कैसे ला सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ने का फैसला किया था और ऐलान किया था, उसी वक्त मुस्लिम लीग नून ने यह कहा था कि हमने फैसला कर लिया है कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी और ये भी कहा गया था कि आज ही जमा करवा दी जाएगी, बिल्कुल ताख़ीर नहीं की जाएगी। लेकिन कहाँ है वो तहरीक अदम एतमाद? बिल्कुल नहीं, नज़र भी नहीं आती तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि पता है इनको टीवी पे ये जो मर्जी कहते रहे अपने कारकुनान को, मीडिया में अपने जो PDM का सहाफ़ी विंग है उनको तसल्ली देने के लिए कि हम कहीं नहीं जा रहे, असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, असम्बलियाँ। पहले इन्होंने क्या कहा, पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था कि इमरान खान जी ये एम उसने फजूल बात की है। उसके बाद कहा कि जी परवेज़ इलाही नहीं मानेगा। उसके बाद कह रहे हैं जी जो मर्जी कर ले, ये नहीं। तो अब जब हर एक चीज़ नाकाम होती चली जा रही है तो ये नया ड्रामा कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब कि एक दिन भी पहले असम्बली नहीं टूटेंगी, लेकिन इस पर मुसलसल बातचीत हो रही है। कल भी बातचीत हुई है, आज भी बातचीत हुई है, कल फिर होगी। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, अभी मैं देख रहा था ब्रेक में बोल के हमारे रिपोर्टर हैं
फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये खबर दी है कि कल या परसों मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एक मशावरती इजलास की सदारत करने जा रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी होंगे, इनके वज़रा भी होंगे, और इस बात पर मुशावरत होगी कि हमें कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और अगर हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ बरकरार रहें, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। साथ ही आपने देखा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान आया था जो तर्जमान का, जिसने कहा था कि जी 2 असम्बलियाँ तहरीक इंसाफ तोड़ेगी तो हम जो है वो या ये रिज़ाइन करेंगे तो कोई मसला नहीं है, हम आराम से इंतखाबात करवा लेंगे। उस इलेक्शन कमीशन के तर्जमान को भी ओहदे से हटा दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ये अंदर की जो बात थी वो बाहर आ गई थी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का तो यही एक आखिरी लम्हे तक ये कोशिश होगी कि जो नून लीग चाहती है, जो शरीफ खानदान चाहता है, जो मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं वही किया जाए। लेकिन आइन और कानून आड़े आ जाएगा, अदालतें आड़े आ जाएंगी, किसी सूरत जो है वो चीज़ नहीं हो सकती कि ये 500-600 सीटों के ऊपर इंतखाबात करवा दें। और फिर ये भी जहन में रखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब वो कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं इख्तियार कर सकते जो नवाज शरीफ को फ़ायदा दे। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, तो इसके लिए उनका 5 जजेस के रूबरू वो बयान सामने आ जाएगा जो उन्होंने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया था और फैसला सुनाया था। उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 5 जजेस के रूबरू खड़े होकर कहा था कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, यानी अप्रैल में कहा था कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, अक्टूबर के बाद जब आप हुक्म करें हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। बल्कि सिर्फ इतना नहीं हुआ, इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, मौजूद हैं। जब दरमियान में एक मौके के ऊपर मई में नून लीग ने कहा कि हम असम्बलियाँ तोड़ते हैं और इलेक्शन में जाते हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये बयान आ गया था कि जी नहीं अब तो हम तैयार हैं। अप्रैल में कह रहे थे अक्टूबर तक नहीं हो सकता, मई में कहा कि हम तैयार हैं, जब मर्जी हम इंतखाबात करवा लें। अब भी आप देखेंगे अगर ये दोबारा वो मौका अपनाएंगे कि अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 5 अपनी बेंच के सामने बयान दिया था वो इनके पीडीएम के गले का तौक बन जाएगा। और ये किसी सूरत में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए ये नई वारदात नहीं डाल। आखिरी मिनट है, मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं जी इमरान खान का एहतसाब एक दफ़ा में कर लेने दें, फिर बेशक इंतखाबात में चले जाएं, यानी वो हर सूरत में इंतखाबात से पहले इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनके पास टाइम है और मंसूबे तो उनके वाज़े नज़र आ रहे हैं, और कुछ इदारे इलेक्शन कमीशन जिस तरह उनके साथ है। देखिए आपको भी पता है कि वो किसको मुखातिब कर रहे हैं, किसको वो सुना रहे हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें तो हम आज इलेक्शन में चले जाएंगे। आप देखते हैं वहाँ से क्या जवाब आता है। इनकी मदद को कोई आता है नहीं आता, लेकिन ये यही चाहते हैं उनको माइनस कर दें या मियाँ नवाज शरीफ को ला के उनकी तायात नाइली ख़त्म करवा के और उनके केसेस ख़त्म करवा के उनको भी इलेक्शन लड़ने दें, या ये कहते हैं तीसरा ऑप्शन यही है कि नवाज शरीफ की तायात नाइली बरकरार रहे लेकिन बाकी केसेस खत्म हो ताकि आगे वो कैंपेन कर सकें। देखते हैं कि कौन सी बात पूरी होती है। देखें जी, एक दफ़ा फिर सिद्दीक जान ने इनसाइड स्टोरी हमें बता दी है कि आप देख लेंगे तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर राबतों के हवाले से खुद ही इंकशाफ भी किया जाएगा और माना भी जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये कहाँ तक आगे कारगर साबित होते हैं ये राबते कि वाकई मई में फिर इलेक्शंस हम देखते हैं इमरान खान साहब इस चीज़ को मानेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।